नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी प्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 25 है। तो अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है डंकन पैसेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो डंकन पैसेज जो है ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो है स्थित है, मतलब कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। और ये डंकन पैसेज जो है ये एक बहुत ही नैरो पैसेज है, इसकी चौड़ाई केवल 48 किलोमीटर्स की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है। रेडक्लिफ रेखा भारत को बांग्लादेश से अलग करती है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन जो है जब बनाई गई थी तो ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर रही थी। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान जब 1947 में क्या था कि जो इंडिया पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे बंगाल के पास भी था। ठीक है, बाद में जो है बन गया था, क्या वो बन गया था, वो बांग्लादेश बन गया था 1971 में। तो इसलिए जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसे भी रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। सेकंड है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जीरो लाइन कहा जाता है, ये भी एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तट रेखाओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इन चारों में से कौन से राज्य की है, वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद किसकी है, इसके बाद है तमिलनाडु की, फिर उसके बाद है केरला की और चौथे नंबर पे किसकी है, वो है उड़ीसा की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 3, 1, 2 एंड 4। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें कि लार्जेस्ट कोस्टलाइन कौन से राज्य की है, तो वो किसकी है, वो है गुजरात की। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित है, हमें उससे जो है इनको मैच करना है। तो ब्लैक पगोड़ा जो है ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। कीर्ति स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। मान मंदिर पैलेस जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिद्दी सईद मस्जिद जो है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 1, मतलब कि सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है वो सही से सुमेलित हैं। तो जो लेक आसाई है ये अफ्रीका में है, वाल्दिस पेनिन जो है ये साउथ अमेरिका में है और लेक आयर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे तीनों पेयर ही सही दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा डी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे ट्राइब्स दिए गए हैं और उनके रीजन दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे उनको मैच करना है। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है ट्यूरेक्स। ट्यूरेक्स ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं सहारा में। जूलस जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलती हैं। एटा जो है वो फिलीपींस में और हौसा जो है वो नॉर्थ नाइजीरिया में पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2, 4, 1 एंड 3। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं, यहाँ पे नॉट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्ट होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इनमें से जो है ए डी वाला जो ऑप्शन है ये जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 49th पैरेलल। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो 38th पैरेलल है, 38th पैरेलल किसकी सीमा को कहा जाता है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो लाइन है उसको कहा जाता है। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखेंगे, हिमनद पिघलने से बर्फ की हानि क्या कहलाती है। ठीक है, लॉस ऑफ आइस इन ग्लेशियर थ्रू मेल्टिंग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ए एब्लेशन। ठीक है, ए एब्लेशन। 9th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो ये तीनों ही कारक जो है जिम्मेदार है, मतलब कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यों का आक्रमण हुआ था, वर्षण में जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे और नदी मार्ग में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे, जिसके कारण से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी।
10th क्वेश्चन, हाल ही में एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता बनी है, वह किस देश से हैं? तो इसका आंसर क्या है? सी, मैक्सिको। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो है केवल फर्स्ट जो है साइक्रोमीटर, जिससे कि साइक्रोमीटर से क्या नापते हैं? वो वायु की आर्द्रता को नापता है। एनीमोमीटर जो है, अगर हम एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्ट्रेंथ को जो है उसको नापता है, ठीक है। और अगर हम ब्यूफोर्ट स्केल देखें तो वो ब्यूफोर्ट स्केल जो है ये विंड की स्ट्रेंथ को नापता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों ऑपोजिट दिए गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 12th क्वेश्चन, भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला जो है वो पहले डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर थे, जो कि स्टार्ट कब किया गया था? 1973 में, ठीक है। इसके बाद 13th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अगेन मैच द फॉलोइंग से है, और इसमें अगर हम देखें तो रुद्र सागर झील कहाँ पर है? ये है त्रिपुरा में, ठीक है। रेणुका लेक कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। और चंद्रताल कहाँ पर है? चंद्रताल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और कंचली लेक कहाँ पर है? वो पंजाब में है। हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है, जीवाणु एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विषाणुओं मतलब कि वायरसेस में कोशिकाएं नहीं होती, ठीक है, उसमें सेल्स नहीं होती, और वे अपनी आनुवांशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए परपोषी कोशिका पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो भी उनका जो होस्ट सेल होता है, जिस पर भी वो निर्भर होते हैं, उन पर ही जो है उनका वो निर्भर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। टिनोस्पोरा और बोहिनिया निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं? ये जो है ये एक प्रकार के जो है लायनास हैं, ठीक है, लायनास हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। और लाइनस क्या होते हैं? ये वुडी वाइन्स होते हैं, जो वुडी वाइन्स जो बहुत ही ज़्यादा जो वुडी से दिखते हैं आपको, मतलब कि लकड़ी जो होती है पतली सी जाती है, उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहीं अगर हम एपीफाइट्स की बात करें, एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स वो होते हैं कि जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो जो करते हैं उसको हम एपीफाइट्स कहते हैं। और स्ट्रैंगलर फिग्स क्या होते हैं? स्ट्रैंगलर फिग्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि जो कैनोपी होती है, कई बार हमने देखा है जो पूरे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो है कुछ अलग तरीके के एक जाल बना लेते हैं, जैसे कि येलो कलर का कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रैंगलर फिग्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? माइक्रोबायंट एक विषम पोषी घटक है जो शैवाल को आश्रय और पोषण प्रदान करता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और फाइकोबायंट स्वपोषी घटक है जो कवक के लिए भोजन तैयार करता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जो माइक्रोबायंट होते हैं, माइक्रोबायंट क्या होते हैं? जो लाइकेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी लाइकेंस होते हैं उनका जो फंगल कंपोनेंट होता है, ठीक है, उनका जो फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोबायंट। फाइकोबायंट क्या होता है? फाइकोबायंट होता है जितने भी लाइकेंस होते हैं उनके जो एल्गे वाले कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइकोबायंट। और जो एल्गे है, एल्गे क्या करती है? एल्गे खुद से अपना खाना बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? तो ये जो फूड है, ठीक है, ये इन फंगाई के लिए, जो फंजाई होती है, जो फाइकोबायंट है जो फंजाई के लिए, इसलिए फूड भी प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही से दिए गए हैं और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। 17th क्वेश्चन, मछली के जिगर के तेल में क्या होता है? फिश लीवर ऑयल क्या कंटेन करता है?
है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है और ये रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में भी जो है फिश लीवर ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो लिस्ट दी गई है और हमें इसको जो है यहाँ पे आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? लंदन कन्वेंशन। लंदन कन्वेंशन किससे रिलेटेड थी? ये मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड थी, समुद्री प्रदूषण से रिलेटेड थी। वियना कन्वेंशन जो है ये ओजोन परत से रिलेटेड थी। बॉन कन्वेंशन जो है ये प्रवासी प्रजातियां मतलब कि माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड थी। और अंत में अगर हम देखें बेसल कन्वेंशन जो है ये हजार्डस वेस्ट से संबंधित थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 98th क्वेश्चन, यहाँ पे भी दो सूची दी गई है और हमें उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? वो है 21 मार्च को। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को और वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए मतलब कि 2 3 4 एंड 1। 20th क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त। पहले जैसे कि हमें पता है पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। यहाँ पे ये गलत हो गया है थोड़ा सा, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। और क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है? इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के सहयोग को सुरक्षित करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम का कोई भी मेंबर जो है इसके पार्ट नहीं था। ठीक है, मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर जो है इसमें अपॉइंट नहीं किया गया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ था। ठीक है, इसी के बाद इसी के तुरंत बाद जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी मतलब कि केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 22nd क्वेश्चन, यहाँ पे दो सूची दी गई है और हमें वहाँ पे जो है हमें इन्हें मैच करना है। ठीक है, 1937 के इलेक्शन का रेफरेंस लेते हुए हमें इन दोनों सूची को जो है मैच करना है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो बॉम्बे में कौन मिनिस्टर थे? ठीक है, बॉम्बे में कौन मिनिस्टर थे? वो थे बीजी खेर। ठीक है, वो कौन थे? बीजी खेर थे। इसके बाद अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। यूपी में कौन थे? यूपी में गोविंद बल्लभ पंत थे और सेंट्रल प्रोविंस में जो है एनवी खरे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा C 2 4 1 एंड 3। 23rd क्वेश्चन में है अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें क्या करना है? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे उसका भी चुनाव करना है। तो यहाँ पर अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राम मनोहर लोहिया इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पे इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? वो थे NG रंगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन थे? वो थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती थे। तो यहाँ पे हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए मतलब केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है? ठीक है, करेक्टली मैच जो है पेयर्स जो है हमें उसे चुनना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हरिकेन। हरिकेन कहाँ पे कहा जाता है? अटलांटिक ओशन में कहा जाता है, ये एकदम सही है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद है टाइफून। टाइफून कहाँ पे कहा जाता है? वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। नहीं, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। चक्रवात जो है वो साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन में कहा जाता है और विली विलीज जो कहाँ कहा जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक है, और जो टाइफून है ये साउथ चाइना सी में कहा जाता है। तो इसलिए हमारे जो करेक्टली मैच्ड पेयर हैं वो कौन से हैं? वो केवल 1 एंड 3 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी।
25th क्वेश्चन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा पेश की गई थी? ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है किसके द्वारा पेश की गई थी? वो थे डी लॉर्ड मकॉले। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, लॉर्ड मकॉले द्वारा जो है वो दी गई थी। और ये जो मकॉले मिनट था 1835 में जो 1835 में जो मकॉले मिनट आया था, उसमें जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की गई थी, जिसमें कि जो एजुकेशनल सिस्टम, जो इंडिया में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी कमियों के बारे में बताया गया था। तो इसलिए तो उसी से रिलेटेड है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। 26 क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम है? ठीक है, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम है? उसका नाम है बी प्रज्ञान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर हम देखेंगे 27th क्वेश्चन, और निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि ये जो कथन है ये किस शासक को संदर्भित करते हैं। तो फसल खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, कृषि के विकास के लिए अलग विभाग दीवाने कोही की स्थापना की गई थी, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगीर में स्थानांतरित करना और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर देना था। तो ये कौन से शासक के कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सही से सुमेलित नहीं है उसके बारे में अब हमें बात करनी है। तो यहाँ पर जो है मथुरा स्कूल में किसका यूज होता था? वो रेड सैंडस्टोन का यूज होता था। गांधार स्कूल में जो है ग्रे सैंडस्टोन का यूज होता था, और अमरावती स्कूल में जो है व्हाइट मार्बल्स का यूज होता था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे यही दोनों गलत दिए गए हैं। 29 क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही से दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है इसे विश्व बैंक के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं ये विश्व बैंक द्वारा जो है यहाँ पे इससे तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो सतत विकास लक्ष्य है ये किसके? भारत सूचकांक के बारे में तो इसमें जो है ये यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ये सही दिए गए हैं। केरल इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को जो है परफॉर्मर स्टेट, ठीक है, परफॉर्मर, ये कलाकार नहीं होगा, परफॉर्मर स्टेट के रूप में जो है स्थान दिया गया है, और वर्तमान में अचीवर और एस्पिरेंट श्रेणी के अंतर्गत कोई भी राज्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4, मतलब कि सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद हम 30th क्वेश्चन देखेंगे, और 30th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत में एकत्रित कुल प्रत्यक्ष कर में गुजरात का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसमें जो है गुजरात का सबसे बड़ा जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? गुजरात का नहीं, महाराष्ट्र का है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? उत्तर प्रदेश भारत में एकत्रित कुल प्रत्यक्ष कर में केवल 3% का योगदान देता है। ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है जितना भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है उसमें। और जो 5 स्टेट्स जो हैं सबसे ऊपर के, उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है वो कौन कौन से हैं वो? अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद जो है वो दिल्ली है, दिल्ली के बाद कौन सा है? कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु है, और फिर उसके बाद जो है गुजरात आता है। और ये पांचों मिलके जो है 72% डायरेक्ट टैक्स जितना भी इंडिया में कलेक्ट होता है उसमें जो इनकी भागीदारी कितनी है? 72% की है। और उत्तर प्रदेश से जैसे कि हमने बात की केवल 3% जो है डायरेक्ट टैक्स जो है उसको वसूल किया जाता है। 31st क्वेश्चन की बात करेंगे। नासा के दा विंसी और वेरिटास मिशन निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का पता लगाएंगे? ठीक है, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी का पता लगाएंगे? तो इसका आंसर है सी, मतलब कि वीनस, शुक्र ग्रह का पता लगाएंगे। 32nd क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब कि राजस्थान। इसके बाद 33rd क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे मेटल्स है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, हमें उससे जो है यहाँ पर इसको जो है मैच करना है।
तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है ओडिशा में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेड की। लेड जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश में होता है। और टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2, 3, 4 एंड 1। 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन देखेंगे और ये है क्या, एक सेकेंड, डेलबर्जिया लैटिफोलिया, ठीक है। इसको जिसको कि हम ब्लैक रोजवुड पेड़ की, ब्लैक रोजवुड भी कहते हैं, उस पेड़ की निम्नलिखित विशेषताओं पे हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से इसमें जो है ये सही है, ठीक है। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ब्लैक रोजवुड की। तो इसमें क्या है, इसमें जो है यहाँ पे ये मंद विकास दर होता है इनका, जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ये सही है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन नेचुरल कंडीशन इज लो, प्राकृतिक अवस्था में बीजों का अंकुरण जो है वो कम होता है, ये भी सही है। IUCN ने इसे 1988 में रेड लिस्ट के में संकटग्रस्त जीव के रूप में शामिल किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 35th क्वेश्चन, दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में, और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसका अर्थ है एशिया और अफ्रीका के बीच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का कारण ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु की उपस्थिति है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, साउथ अटलांटिक एनोमली का क्या मतलब है, अब हम इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। साउथ अटलांटिक एनोमली को अगर हम देखें तो ये जो है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका कमजोर होने से जो है ये संदर्भित करता है। तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो वीक हो रही है, कौन से एरिया में ये संदर्भित करता है, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच की जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो कमजोर हो रही है उसको जो है साउथ अटलांटिक एनोमली जो है संदर्भित करती है, ठीक है। और ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है ये जो है ये एक डायनेमो इफेक्ट होता है, ठीक है। अर्थ में जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है लिक्विड मेटल है आउटर कोर में, जिससे कि जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसी के साथ साथ जो है कोरियोलिस फोर्स होती है, और कोरियोलिस फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट मिलकर जो है क्या करते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जो है बनाते हैं, और हमारे जो प्लानेट है उसके आसपास, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 36, भारत में प्रथम रैयत संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। फर्स्ट रैयट्स एसोसिएशन इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, NG रंगा, ठीक है। NG रंगा द्वारा जो है फर्स्ट राइट्स एसोसिएशन इन इंडिया जो है उसको बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1928 में बनाया गया था। 37th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय कृषि सुधार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कौन सा वो था, सेशन था। तो अगर हम देखें तो 37 का आंसर क्या है, वो है बी, मतलब कि फैसपुर अधिवेशन 1936 में, ठीक है। यहाँ पे 13 पॉइंट ऑल इंडिया एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है उसको पास किया गया था। 38 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये केवल छोटे और सीमांत किसानों, मतलब कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक पेंशन योजना है, ये सही स्टेटमेंट है। इस योजना के तहत पेंशन फंड का प्रबंधन PFRDA द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर पेंशन स्कीम है जिसमें कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है यहाँ पर इंक्लूड, इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड किया जाएगा। और ऐसे फार्मर्स जिन पे कि ये वो फार्मर्स होते हैं जिन पे कि 2 हेक्टेयर से
2 हेक्टेयर से जो है कम का लैंड होता है, लेस देन 2 हेक्टेयर उनके पास लैंड होता है। और ये एक वॉलंटरी स्कीम है, वॉलंटरी स्कीम है, और इसमें जो है 18 से 40 साल तक के लोग जो हैं इसमें कवर किए जा सकते हैं। और जब उनकी एज जब 60 ईयर्स की हो जाएगी तब उनको यहाँ पे पेंशन मिलेगी। मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी? 3000 रुपीज हर महीने, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से जो है उनको पेंशन मिलेगी। और ये जो पूरा जो पेंशन फंड है ये किसके द्वारा जो है रेगुलेट किया जा रहा है? ये रेगुलेट किया जा रहा है LIC के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। दीपावली घोषणा या फिर दीपावली डिक्लेरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। 40th क्वेश्चन, डीप फेक, ठीक है, डीप फेक जो है जो आजकल अक्सर खबरों में देखा जाता है, तो इससे जो है इसका क्या मतलब है? तो ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज डीप फेक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिप्लेस द लाइकनेस ऑफ वन पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद को बदलने के लिए प्रतिबद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है इसी को डीप फेक कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका सी। 41st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें यहाँ पर भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? टोकामक संलयन शक्ति के उत्पादन से संबंधित तंत्र होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। ये एक संलयन विद्युत संयंत्र के में भाप का उत्पादन करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है और फिर टरबाइन और जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये जो टोकामक रिएक्टर जो होता है, ठीक है, टोकामक जो है इसमें जो है फ्यूजन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन को जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को जो है को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो HL2M टोकामक रिएक्टर है चाइना का, ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है और इससे बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा जो है पावर प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इसको जो है आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल सन का भी नाम दिया गया है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा हीट और पावर जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम देखें तो टोकामक जो है ये फ्यूजन पावर से जो है संबंधित है। इसमें जो है फ्यूजन के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा हीट और पावर को जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम 42nd क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें है राजकोषीय चट्टान क्या है, ठीक है, सॉरी, ये राजकोषीय चट्टान नहीं होगा, ये फिस्कल क्लिफ, ठीक है, फिस्कल क्लिफ जो है वो क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि जब सरकारी व्यय में कमी करते हैं और कर की दर में वृद्धि करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिस्कल क्लिफ कहते हैं। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड हाई इन टैक्स रेट, जब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? फिस्कल क्लिफ कहते हैं। नार्को विश्लेषण के लिए अंतःशिरा प्रशासन में कौन सा रसायन शामिल है? तो इसमें कौन सा रसायन होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है? वो होता है सोडियम पेंटोथॉल, ठीक है, सोडियम पेंटोथॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 44th क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? CVC के बारे में हमें बताना है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसे जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है ये सनातनम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि जो है ऑफिस जो है यहाँ ये जो है इनका जो टर्म होता है या तो 4 साल के लिए होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो है जो भी अर्ली हो, ठीक है, तब तक वो जो है इस पद पर बने रहते हैं।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का एक अनुसंधान केंद्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है ये अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च स्टेशन है, एक नहीं है। तो वो कौन सा है? वो है बी, हिमाद्री। ठीक है, बी जो है हिमाद्री जो है अंटार्कटिका में भारत का एक अनुसंधान केंद्र नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 46 क्वेश्चन, और वो कहता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और हमें देखना है कि कौन से जो कथन है यहाँ पर जो है ये सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन क्या है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो है इसको जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही दिए गई हैं। 47 क्वेश्चन, वाराणसी स्थित पंचगंगा घाट पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, औरंगजेब। 48 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित बेड़ा घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पे सही हैं। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, सही है। यहाँ से कई डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो है मैच द फॉलोइंग से है। तो यहाँ पे धातु है और उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में दिया गया है, तो हमें इसको जो है मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्रोमाइट। क्रोमाइट कहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वो है ओडिशा। ठीक है, क्रोमाइट जो है ओडिशा है। इसके बाद हम देखेंगे जिंक। जिंक कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? वो होता है राजस्थान में। इसके बाद मैंगनीज। मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश में, और टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 एंड 3। 50th क्वेश्चन, एंटी सर्कुलर समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, एंटी सर्कुलर सोसाइटी के को किसने की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, सचिंद्र प्रसाद बोस ने। ठीक है, सचिंद्र प्रसाद बोस ने एंटी सर्कुलर समाज की जो है स्थापना की थी। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और ये जो एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया गया था R.W. कैर कार्लाइल ने। ठीक है, CARLYLE, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके अपोज में, उसको अपोज करने के लिए जो सचिंद्र प्रसाद बोस थे, उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी। 51st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत जो है वो शामिल है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, मतलब कि केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यूरिया जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो जो यूरिया जो सब्सिडी जो है ये एनुअल बेसिस पे जो है प्रोवाइड कराई जाती है केवल फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के ऊपर, और वो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो उनमें कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है उसके हिसाब से जो है उस पे जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। 52nd क्वेश्चन, पीटलैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से कौन से कथन जो सही हैं हमें वो बताने हैं। तो सबसे पहला क्या है? पीटलैंड ऐसी आर्द्र भूमि होती है जो वैश्विक भूमि की सतह के लगभग 3% को कवर करती है। ये सही स्टेटमेंट है। पीटलैंड में साल भर जल भराव बना रहता है, ये भी सही है। यहाँ पौधों के सड़ने की प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। 53rd, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52nd बाघ अभ्यारण्य है। ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, डी, राजस्थान। बनी ठनी पेंटिंग निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, किशनगढ़ स्कूल। 55th क्वेश्चन, 2 सूची दी गई है और हमें मिलान करना है। रामसर साइट है और किस राज्य में है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कांजली। कांजली, ठीक है, कांजली जो है ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। ठीक है, कांजली साइट कहाँ पे है? ये है पंजाब में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर कहाँ पर है? ये है त्रिपुरा में। और नल सरोवर जो है ये गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 55th का आंसर क्या है? डी है। 56 पे आएंगे, भारत में
कोविड-19 प्रतिरोधी टीकों की ड्रोन डिलीवरी का प्रस्ताव देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि तेलंगाना। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन से कथन जो है सत्य है, हमें वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? मेरिस्टिका स्वैम्प्स आर लोकेटेड अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। ये जो मेरिस्टिका स्वैम्प्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और ये जो है इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं अलोंग द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के अलोंग जो है मेरिस्टिका स्वैम्प्स जो है वहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मेरिस्टिका स्वैम्प सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, ये सही है। भारत में मानसून की कम अवधि के कारण मेरिस्टिका दलदल सिकुड़ रहे हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि 2 और 3 जो है सही है, मतलब कि आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोने का सिक्का नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, तार। ठीक है, तार जो है ये सिल्वर कॉइन हुआ करते थे। ठीक है, तार क्या हुए होते थे? ये सिल्वर कॉइन्स होते थे, और कॉपर कॉइन्स जो होते थे उनको नाम दिया जाता था जीतल का। ठीक है, JITAL। ठीक है, उनको जीतल का नाम दिया जाता था। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी। ठीक है, बीदर। ठीक है, बीदर के संस्थापक कौन थे? बीदर के जो संस्थापक थे वो थे अमीर अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद। ठीक है, बीदर के जो हैं कौन थे संस्थापक? अमीर अली बरीद थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और अहमदनगर। ठीक है, जो अहमदनगर है, अहमदनगर को जो है वो मलिक अहमद ने अहमदनगर को जो है के संस्थापक थे। 60th क्वेश्चन को देखेंगे अब हम, और ये कहता है भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसमें से हमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वाला हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विधि आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो क्या ये एक वैधानिक निकाय है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करती है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकेंड, इसे हर 5 साल के बाद पुनर्गठित किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको हर 5 साल के बाद नहीं, इसे हर 3 साल के बाद जो है इसको पुनर्गठित किया जाता है लॉ कमीशन को। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गई। इट्स रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट्स रिकमेंडेशन, इनकी जितनी भी रिकमेंडेशन होती है इसमें जो इनकी सिफारिशें जो होती है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, प्रथम विधि आयोग 1834 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये भी गलत दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 5, मतलब कि बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें है 61st क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में शुरू किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो है एक उसका कंपोनेंट है जिसको कि 2010 में जो है इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी को इंगित करने के लिए 10 आयामों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हैं। यहाँ पे जो है एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्लूड किया गया है।
ठीक है। तो और इसमें इसके अंतर्गत जो है हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें टोटल जो है यहाँ पे 3 जो मेन कैटेगरीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अंतर्गत जो है 10 सब डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो कि पॉवर्टी को जो है इंडिकेट करती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं पड़ता है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का किस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो है निर्यात का महंगा हो जाना। एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स पर उसका जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 63rd क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हमेशा एक निश्चित देश से आते हैं, ये कौन सा देश है? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक ही कंट्री से होते हैं, और वो कौन सा देश है? वो है बी, जापान। ठीक है, इसके बाद हम 64th क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है बॉडी मास इंडेक्स मानव अस्थि के घनत्व का संख्यात्मक सूचकांक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड है बीएमआई की गणना वयस्कों में संभावित वजन के मुद्दों का पता लगाने के लिए की जाती है, ये सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही दी गई है। बीएमआई को क्वेटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 एंड 3 जो है ये दोनों ही सही हैं। तो बीएमआई होता क्या है? ये एक न्यूमेरिक इंडेक्स है जिससे कि ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में फैट कितना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में फैट कितना है उसका पता लगाने के लिए जो है बीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 65th क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? एंजल इन्वेस्टर्स वे व्यक्ति होते हैं जो सीड स्टेज पर गैर सूचीबद्ध संस्थाओं में निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। एंजल निवेश 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। जो ये जो है अगर हम एंजल इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये 5 करोड़ रुपए जो है इंडिविजुअल उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कोई ग्रुप है तो वो उसमें 10 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 66 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्पेस पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष मलबे के उन्मूलन को संदर्भित करता है, ये सही स्टेटमेंट है। स्पेस की अवधारणा भारतीय मतलब कि स्पेस की अवधारणा इसरो द्वारा विकसित की गई थी, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो स्पेस की अवधारणा जो है ये नासा द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद 67 क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, और वो है निंगोल चकोबा का सामाजिक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये है बी, मणिपुर में। 68 क्वेश्चन, वो कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन से कथन सही हैं उसका हमें जो है यहाँ पे चुनाव करना है। पहला क्या है? बीसीजी भारत में उपलब्ध तपेदिक के लिए एकमात्र टीका है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बीसीजी वैक्सीन एचआईवी संक्रमित शरीर के लिए सुरक्षित है? नहीं, ये एचआईवी संक्रमित शरीर के लिए जो है ये अनसेफ होता है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है बीसीजी का टीका आमतौर पर 14 साल की उम्र के बाद लगाया जाता है, नहीं कि बिल्कुल जन्म के बाद लगा दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही दी गई है। 69 क्वेश्चन, जल निकायों के लिए एटलस तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो है सी, बिहार। इसके बाद हम देखेंगे सी, बिहार जो है इसका सही जवाब है। 70 शिवालिक हाथी अभ्यारण्य किस राज्य, केंद्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? तो इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। ठीक है, 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से कौन से कथन जो है सही है ये हमें बताना है। पहला क्या है? पहला है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही स्टेटमेंट है। और सेकंड क्या है? परमाणु बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं, ये एटॉमिक बम जो है ये न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अजमेर शरीफ की दरगाह को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि हुमायूं द्वारा बनाया गया था। इसके बाद 73 क्वेश्चन है निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन से कथन जो है सही है, हमें उनका चुनाव करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपरोक्त ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, ये किसी भी एक वेल डिफाइंड पर्पस के लिए जो है इनका जो है निर्माण किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं। इसके बाद 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो छनपटना खिलौने की उत्पत्ति के साक्ष्य टीपू सुल्तान के शासनकाल में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। These toys are made of specific wood called शीशम। ठीक है, तो ये शीशम की लकड़ी से नहीं बने होते हैं, ये आइवरी वुड से जो है ये बने होते हैं छनपटना टॉयज। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दीज आर ट्रेडिशनल वुडन टॉयज फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है दोनों सही हैं। 75th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रगान प्रथम बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार वर्ष 1896 में गाया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 76 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित सिंगोरगढ़ किला किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, गोंडवाना शासक के द्वारा जो है को बनाया गया था। 77 क्वेश्चन, तुलु भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कुछ जिलों में बोली जाती है। सही है। तुलु को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद हम 78 क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। तो ये जो चरमा बाहुली नाट्य है ये कहाँ का है, ये जो है ये महाराष्ट्र का है, ना कि तमिलनाडु का। 79 क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये आधारित किस पर है, ये सन्यासी रिवोल्ट पर जो है आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, साराबंदी कैंपेन, साराबंदी अभियान। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। और गुजरात में जो टैक्सेस के रेट जो बहुत ज़्यादा थे उसके अगेंस्ट में सरबंदी आंदोलन जो है या सरबंदी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 81st क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि मेरठ में किया गया था। लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस वो कहाँ पर किया गया था, वो मेरठ में किया गया था वर्ष 1946 में। और इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस सेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है, इसके बाद 82nd क्वेश्चन, R134A का दूसरा नाम क्या है। R134 का दूसरा नाम क्या है, वो है ए, टेट्राफ्लोरोएथेन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथेन जो है उसको R134A के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक प्रकार का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको कि रेफ्रिजरेटर या फिर कार के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और रिसेंटली अगर हाल ही में देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, इस पर जो चाइना से इसको इंपोर्ट किया था उसकी जो एग्जिस्टिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। 83rd क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में हमें यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें सत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है ये एक वैधानिक निकाय है।
ठीक है। तो ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये एक जो ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि स्पेसिफाई किसमें किया गया है, आर्टिकल 279A में स्पेसिफाई किया गया है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। उपरोक्त परिषद की गण पूर्ति इसके कुल सदस्यों का 50% है, ठीक है। जो इसका जो कोरम होता है वो इसके 50% सदस्य जो है वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, तभी कोई भी कार्य हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, मतलब कि केवल सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 84th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस एक जो है यकृत की बीमारी है, ठीक है, लीवर डिसीज है जो आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होती है, ये सही है। अभी तक ज्ञात सभी तरह के हेपेटाइटिस वायरस के लिए टीके उपलब्ध हैं, तो सभी तरह के जो टीके हैं वो उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस सी का अब तक कोई भी टीका जो है उपलब्ध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। 85th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो ये भालिया गेहूं के बारे में दिया गया है। भालिया गेहूं मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली एक प्रकार की लंबी अनाज है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो जो भालिया गेहूं है ये कहाँ पर उगाया जाता है, ये उगाया जाता है गुजरात में, ना कि मध्य प्रदेश में। भालिया गेहूं ग्लूटेन मुक्त, प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूटेन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये मीठा होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत दिया है। भालिया गेहूं बिना सिंचाई के बारानी परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, रेनफेड कंडीशन में भी उगाया जा सकता है विदाउट इरिगेशन, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। 86 क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में किस विभाग को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, सार्वजनिक उद्यम विभाग, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है रख दिया गया है। 87 क्वेश्चन, सर्वोदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट को बताना है। तो पहला क्या है, सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था, सही स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र और लघु और कपास दोनों ही उद्योगों पर जोर दिया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल से निर्मित एक मिश्र धातु है, ये सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, निकल स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करता है और इसे संक्षारण प्रतिरोधी भी बनाता है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्रोमियम, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील है उसको हार्डनेस कौन देता है, उसको इस हार्डनेस देता है क्रोमियम, ठीक है। और इसको कोरोजन और कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है और इसको टफ भी बनाता है, क्या बनाता है, क्रोमियम। 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, लखनऊ, ठीक है, सी लखनऊ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 98, सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया जाता है और इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है, इसे किया जाता है बहराइच जिले में, ठीक है। 91, संयुक्त प्रांत की राजधानी, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी। इसका आंसर क्या है, 1935 में, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 92, गगनयान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है यह भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारत में विकसित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। हाल ही में डीआरडीओ ने गगनयान के लिए अग्नि तरल ईंधन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। और ये इसरो ने ही जो है यहाँ पे जो है सक्सेसफुली जो है लिक्विड फ्यूल इंजन के साथ गगनयान का जो है एक जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। 93rd क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कौन सा है। तो ये जो है केसरिया बुद्ध स्तूप है जो कि ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप जो है माना जाता है। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में इसको बनवाया गया था। इसके बाद हम 94th क्वेश्चन को देखेंगे, क्रिप्टोग्राम के
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला क्या है, क्रिप्टोग्राम पौधे ऐसे जीव होते हैं जो बिना बीज के प्रजनन करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। क्रिप्टोग्राम पौधों में शैवाल, काई, लाइकेन, फर्न और कवक शामिल हैं। ये भी सही है। भारत के प्रथम क्रिप्टोग्रामिक उद्यान का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये गलत है। ये कहाँ पर किया गया है, ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो देवबंद में जो चक्राता डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है हाल ही में। इसके बाद हम 95th क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे कुछ वेदांग दिए गए हैं और उसके ऑथर को दिए गए हैं और इसे हमें जो क्या करना है, इसे हमें मैच करना है। तो 95th क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा के ऑथर कौन थे, वो थे वामाज्य। ठीक है, वामाज्य। इसके बाद छंद के ऑथर कौन थे, वो थे पिंगल। ज्योतिष जो थे वो लगत का है और निरुक्त जो है वो यस्क का है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मतलब कि 4, 3, 1 and 2। 96 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में बुद्ध वहां पहुंचे थे। ठीक है, जिस क्रम में बुद्ध वहां पहुंचे थे उस क्रम में हमें यहाँ पे उनको जो है इनको जो है यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे थे बुद्ध, वो थे कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिला वस्तु में पहुंचे थे। इसके बाद कहाँ गए थे, इसके बाद वो गए थे बोध गया में और उसके बाद जो है वो सारनाथ गए थे और अंत में जो है वो कुशीनगर गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि 3, 4, 2 and 1। 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से ये उपरोक्त विशेषताएं जो है निम्नलिखित में से किस महाजनपद की है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे दक्षिणी महाजनपद इक्ष्वाकु क्षत्रिय द्वारा शासित किया गया था। उपरोक्त महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त महाजनपद विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। तो ये कौन सा महाजनपद के बारे में बात हो रही है, ये हो रही है अश्मक के बारे में, अश्मक महाजनपद के बारे में। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी पाटन, या फिर हम इसको जो है पोटली भी कह सकते हैं। ठीक है, पोटली भी कहते हैं। 98 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही से सुमेलित नहीं है तो आंसर इसका क्या है, बी, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था जॉन एडम्स के द्वारा। ठीक है, जॉन एडम्स के द्वारा लाया गया था वर्ष 1823 में। इसके बाद 99th क्वेश्चन। निम्न में से गलत कथन को हमें चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए, महान मरुस्थल और छोटा रेगिस्तान के बीच एक बहुत उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पे कोई फर्टाइल लैंड नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बंजर जमीन है। तो इसलिए यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत दी गई है। और 100th क्वेश्चन। कोविड-19 का डेल्टा प्लस संस्करण चिंता का कारण क्यों है। ठीक है, तो इसमें जो है ये अधिक परागम्य है, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यस। ये फेफड़ों की कोशिकाओं से अधिक आसानी से बंध जाता है, यस। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के लिए संभावित रूप से प्रतिरोधी है, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 101st क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, मतलब कि बाब अल मैंडेब स्ट्रेट। ठीक है, बाब अल मैंडेब जल डमरू जो है इसको जोड़ता है। इसके बाद है 102nd क्वेश्चन। बीड मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें यहाँ पे सही कथन का जो है यहाँ पे उसके बाद चुनाव करना है। बीड मॉडल फसल बीमा योजना से संबंधित है, यस। इसका उद्देश्य बीमा कंपनियों के लाभ को कम करना है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 103rd क्वेश्चन। जूनटीन्थ का अर्थ क्या है। ठीक है, जूनटीन्थ का अर्थ क्या है, ये जो है ये एक दास्ता का अंत, एंड ऑफ स्लेवरी को जो है सिग्निफाई करता है जूनटीन्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, दास्ता का अंत। 104th क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है। नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से किस किस को जो है यहाँ पे अकाउंट में लिया जाता है, अब हमें वो बताना है। तो इसमें कौन से हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यस। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको यहाँ पे काउंट नहीं करते।
इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका कि फर्दर प्रोडक्शन में जो है यूज़ होता है। ये एक प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं, तो इनका जब हम नेशनल इनकम जो को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको जो है बिल्कुल भी अकाउंट में नहीं लेते हैं। इसके बाद थर्ड है गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको भी हम अकाउंट में लेते हैं। और गुड्स डेट रिमेन अनसोल्ड, इसको भी हम अकाउंट में लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही सही हैं। सॉरी 1, 3 एंड 4, सेकेंड तो गलत हो गया ना। हाँ, तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये तीनों ही जो है इनको अकाउंट में लिया जाता है। 105th क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में हेयर कट का क्या अर्थ है? ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में अगर हम हेयर कट सुनते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट रिकवर्ड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो लोन अमाउंट होता है, और जब कई बार क्या होता है कि लोन जो है वो डिफॉल्ट जो बैड लोन्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में जो तब्दील हो जाता है, तो क्या होता है कि तो वहाँ पे ना एक समझौता होता है बैंक और उस क्लाइंट के बीच में कि आप इतना पैसा दे दीजिए, बाकी आपका लोन माफ़ हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना लोन दिया गया था बैंक द्वारा और कितना रिकवर हुआ है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है? उसको हेयर कट कहा जाता है बैंकिंग के लैंग्वेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। 106 क्वेश्चन, हाल ही में इतात ए द्वार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, इतात ए द्वार वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या फिर कानून मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो है इसको लॉन्च किया था। 107th क्वेश्चन एलिलोपैथी से रिलेटेड है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एलिलोपैथी किन्हीं पौधों द्वारा निर्गमित रसायन को संदर्भित करता है जो अन्य पौधों के विकास को रोकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एलिलोपैथिक रसायन केवल तनों में पाए जाते हैं, तो ये केवल तनों में नहीं पाए जाते, ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। मतलब कि लीफ भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, उसके जो फ्रूट्स हैं उसमें भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, स्टेम्स में भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। एलिलोपैथी जो है एक ऐसा केमिकल होता है, अगर वो किसी प्लांट से अगर उसका जो है अगर वो रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे जो अन्य कोई पौधे हैं या कोई स्पीशी है उसको बढ़ने से उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? एलिलोपैथी कहते हैं। और ये किसी भी पार्ट में प्लांट के पाया जा सकता है। 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं वो सही से सुमेलित हैं? तो इसमें जो है ये तीनों ही जो पेयर्स हैं इसको सही से ये जो तीनों ही पेयर्स हैं ये सही से मैच हैं। हीलियोफाइट्स क्या होता है? ये होते हैं सन लविंग प्लांट्स। सायोफाइट्स क्या होता है? ये होते हैं शेड लविंग प्लांट्स। और ऑक्सिलोफाइट्स क्या होते हैं? जो ऐसे प्लांट्स जो कि एसिडिक सॉइल्स में या फिर अम्लीय मिट्टी में उगते हैं उसको ऑक्सिलोफाइट्स कहते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 109th क्वेश्चन, आर्टेमिस अकॉर्ड इज एसोसिएटेड टू। आर्टेमिस अकॉर्ड किससे एसोसिएटेड है? वो है अंतरिक्ष अन्वेषण से, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो है ये संबंधित है। 110th क्वेश्चन, शुष्क सॉर्बेंट इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन टेक्निक इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि हरित हाइड्रोजन केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। ये सही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल लिथियम आयन बैटरी से भारी होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल जो होते हैं ये बैटरीज की तरह काम करते हैं, और ये जो है इनको रिचार्ज की जो है ज़रूरत नहीं होती, ना ही ये जो है ये खराब होती हैं जब तक कि इसमें जितना भी फ्यूल है, ठीक है, जितना भी फ्यूल है जब तक वो उसमें प्रेजेंट है तब तक ना इनको रिचार्ज की ज़रूरत होती है, ना ही ये रन डाउन होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं ये लिथियम आयन बैटरी से जो है हल्के होते हैं।
ठीक है, इसके इसलिए आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रास्फीति की जांच का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल नहीं है, वो एक क्वालिटेटिव टूल है। वो कौन सा है? वो है सी, मतलब कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है ये एक क्वालिटेटिव टूल है जो आरबीआई द्वारा जो है जिसको कि यूज़ किया जाता है। तो मार्जिन क्या होता है? लोन और कोलेट्रल वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। लोन कितना दिया जा रहा है और जो उसकी कोलेट्रल वैल्यू है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? उसे मार्जिन कहा जाता है। और अगर मतलब कि आरबीआई इसको यूज़ करता है कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है और किस सेक्टर को कितना लोन देना है, या फिर जो है या फिर कितने समय समय पर कौन से सेक्टर को ज़्यादा लोन देना है, इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज़ करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 113th क्वेश्चन, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत जो है वो शामिल है। ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ये हैं 1, 2, 4 और 5, मतलब कि एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट और एजुकेशन, ये सभी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। इसके बाद 114th क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, और इसमें है किंग कोबरा सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट सही है। किंग कोबरा मुख्य रूप से भारत और चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सेकंड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किंग कोबरा जो होते हैं ये एक न्यूरोटॉक्सिन, ये जो है इनमें एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, और एक कोबरा जो होता है ये 20 लोगों की जान लेने के लिए जान ले सकता है, उसमें इतना जहर होता है। और ये जो है ये इंडिया में, साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? वो है वल्नरेबल। इसके बाद 115th क्वेश्चन को देखेंगे। तिल्लारी संरक्षण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में 7वां वन्यजीव गलियारा है। ठीक है, 7th वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि गोवा और कर्नाटक को ये बी आपस में जोड़ता है, तिल्लारी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 116th क्वेश्चन, और नीचे दिए गए इन कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? हरित धारा एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है जिसे जो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा जो है बनाया गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट्स के परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन अधिक होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जब उनको एंटी मिथेनोजेनिक फीड दिया जाता है तो उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ साथ जो है इससे इस फीड सप्लीमेंट से इनका वजन भी बढ़ता है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एल्बिनिज्म एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे इसका एल्बिनिज्म जो है एक डिसऑर्डर है, जो वो क्या करता है उसके कारण जो है बालों, आंखों और त्वचा में मेलेनिन की कमी हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा ए। 118th क्वेश्चन, दो सूची दी गई है और हमें यहाँ पर देखना है कि हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पे ट्राइब्स दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, और हमें देखना है कि कौन से ट्राइब किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है खारवार। खारवार ट्राइब कहाँ पर मिलते हैं हमें? वाराणसी में। माहीगीर जो है वो बिजनौर में है। गोंद जो है वो कहाँ पर है? वो आजमगढ़ में है। और सहरिया ट्राइब जो है वो ललितपुर से बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, मतलब कि 3, 4, 2 and 1। ठीक है, इसके बाद हम 119 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह पर वायु के तापमान को प्रभावित करते हैं? अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इसमें जो है रोटेशन ऑफ अर्थ को छोड़ के बाकी तीनों ही फैक्टर्स जो हैं ये जो है अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2, 3 and 4, मतलब कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करेंट्स, ये सभी जो है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। 120th क्वेश्चन,
उसमें यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। तो असर्शन में क्या कहता है कि जोवियन प्लैनेट्स हैव गैसियस सरफेस, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्लैनेट्स कितने तरह के होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जायंट प्लैनेट्स जितने भी हैं, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून, ये सब जो जायंट प्लैनेट्स हैं इन्हीं को जो है जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो है गैसेस और ये जो है इनकी जो सर्फ यहाँ पे जो है गैसियस प्लैनेट्स हैं। तो इसलिए ये जो अगर हम असर्शन देखें तो ये बिल्कुल सही है, जोवियन ग्रहों की सतह गैसियस होती है, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट्स होते हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट, सौर हवाएं इतनी तेज नहीं होती कि वे इन ग्रहों से गैसों को हटा दें, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही कारण भी ये यहाँ पे सही दिया गया है। क्योंकि ये जो सूर्य से जो है ये जोवियन प्लैनेट्स जो है वो बहुत दूर होते हैं। पहले जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स होता है, फिर जुपिटर, फिर जाके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सन से जो है यहाँ पे बहुत दूर होते हैं। इस वजह से जो सौर्य की जो हवाएं होती हैं वो इन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाती हैं। इसी वजह से इन ग्रहों की जो सतह होती है वो गैसियस होती है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, मतलब कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 121st क्वेश्चन देखेंगे। और मुख्य क्षुद्रग्रह प्लेटी, ठीक है, द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट इज अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच टू प्लैनेट्स, दो, ठीक है, मुख्य क्षुद्रग्रह प्लेटी किन दो ग्रहों के बीच का क्षेत्र है? तो वो किसका है? वो मार्स एंड जुपिटर के जो बीच का क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके बाद 122nd क्वेश्चन, इन विघटन को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित करें, ठीक है। इन डिसकंटिन्यूटीज को जो है मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जो है यहाँ पर उसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले आता है मोहरिविक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद कौन सी आती है? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद आती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और सबसे अंत में आती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4 एंड 1। 123rd क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे रैल्फ फिच, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रैल्फ फिच जो है वो अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे और वो 1585 में अकबर के दरबार में आए थे। 124th क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? तो ये जो है अल्जीरिया और घाना से यहाँ पे होकर गुजरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन देखें तो वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, फ्रांस है, अंटार्कटिका है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना से होके गुजरता है। तो यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे कौन से होंगे? बी जो है अल्जीरिया और घाना से होके गुजरता है। इसके बाद 125 क्वेश्चन, तलछटी चट्टानों मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसकी क्या क्या विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, तो वो कौन कौन सी हैं हमें वो बतानी है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो इसमें परतें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, बिल्कुल सही है। इसमें जीवाश्म नहीं होते, इट डज नॉट कंटेन्स फॉसिल्स, नहीं इसमें फॉसिल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। थर्ड क्या है? ये लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, ये भी सही है। ये चट्टानें अभेद्य होती हैं, इम्परमेबल होती हैं, ये भी गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड केवल सही है। ठीक है, तो ये जितनी भी रॉक्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं, पोरस होती हैं, इसमें से पानी जो है वो जो है अंदर जा सकता है। इसके बाद ये जो है ये कई सारी लेयर्स में बनी होती हैं और जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं लिथिफिकेशन और इसमें हमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 126, शेल गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, शेल गैस के बारे में हमें देखना है। और तो सबसे पहला क्या है? शेल बारीक दाने वाली कायांतरित चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं होती, ये कौन सी रॉक्स होती हैं? ये होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत दिया गया है। शेल गैस के भंडार क्षैतिज रूप से नहीं बल्कि लंबवत रूप से वितरित होते हैं, वर्टिकली ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 127th क्वेश्चन को देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो इसमें जो लास्ट है, ऑन्ट्रेटो जल डमरू मध्य आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर में मिलती है। ठीक है, ठीक है, ऑट्रांटो स्ट्रेट्स जॉइंस आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशियन, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑट्रांटो स्ट्रेट वो किसको ज्वाइन करता है, वो एड्रियाटिक सी को किससे जोड़ता है, वो उसको जोड़ता है आयोनियन सी से जोड़ता है। तो यहाँ पे जो डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। आयरिश सी को अटलांटिक ओशियन से कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है नॉर्थ चैनल। ठीक है, नॉर्थ चैनल इसको जोड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 128, निम्नलिखित का मिलान करना है और यहाँ पर हमें देखना है कि जो ये कुछ रामसार साइट्स हैं और हमें उसको जो है यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सोकार कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। इसके बाद अगर हम देखें सुर सरोवर कहाँ पे है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आसन बैरेज अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और कन्वर ताल जो है ये बिहार में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि 3, 4, 2 and 1। 129 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले है, ऑरोरा तब उत्पन्न होते हैं जब चंद्रमा से आवेशित कण बाहर निकलते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के होप नामक अंतरिक्ष यान ने शुक्र पर अद्भुत ऑरोरा को चिन्हित किया है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑरोरा कब बनते हैं, ऑरोरा तब बनते हैं जबकि जो सन से जो है सूर्य से जब चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं उससे जो है ऑरोरा का फॉर्म होता है, ऑरोरा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो हैं वहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है ऑरोरा जैसे जो प्रोसेस हैं ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जियोमैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है, अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है यहाँ पे ऑरोरा देखने को मिलते हैं। और जब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ब्यूटीफुल लाइट्स जो है रात में हमें देखने को मिलती हैं। और यूएई के जो होप है, ठीक है, ये जो यूएई का जो होप स्पेसक्राफ्ट है इसने जो है ऑरोरा को कहाँ पे चिन्हित किया है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, वीनस पे नहीं, इन्होंने मार्स पे, ठीक है, इसने मार्स पे जो है ऑरोरा को चिन्हित किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 130th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची में डाला है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मतलब कि पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए, पाकिस्तान। तो इसमें बहुत सारे जो है, इसमें यूएसए ने चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में जो है 14 कंट्री को रखा है, उसमें पाकिस्तान को हाल ही में इंक्लूड किया है। इसके अलावा टर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया, येमेन, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। 131st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है, पहला है, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन किया गया है। ये सही स्टेटमेंट है। नेटवर्क्स एशिया में सबसे लंबी हाई स्पीड टेस्टिंग सुविधा है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये ट्रैक 22 किलोमीटर लंबा है, नहीं, ये जो है ये केवल जो है 11.3 किलोमीटर की जो है इसकी लेंथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि यहाँ पे जो है केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है ये, और इसको जो है इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो एशिया का जो हाई स्पीड ट्रैक जो है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरे एशिया में जो है पूरे एशिया में जो है ये पूरे एशिया में जो है ये 5वां सबसे बड़ा लंबा जो है ट्रैक है। इसके बाद हम 132nd क्वेश्चन पे आएंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, मंदिर वास्तुकला की ओडिशा शैली को कलिंग नगर शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। कलिंग नगर शैली के भीतर रेखा देवला, पीथा देवला, खाकरा देवला विभिन्न शैलियाँ हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 133rd क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं।
तो सबसे पहले क्या है, भारत में राष्ट्रीय ऑटो नीति, ठीक है, नेशनल ऑटो पॉलिसी इन इंडिया कैफे विनियमों के माध्यम से वाहनों में प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने का आह्वान करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है यहाँ पर सही दिया गया है। कैफे विनियम सल्फर आर्टिकुलेट मैटर, आर्टिकुलेट नहीं होगा, ये पर्टिकुलेट मैटर होगा। ठीक है, ये दिस इज पर्टिकुलेट मैटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाहनों से अन्य हानिकारक निकास को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जो ये कैफे रेगुलेशन जो है ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए केवल बात करता है। ठीक है, केवल CO2 के लिए बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 134th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यू यमुना ब्रिज। ठीक है, न्यू यमुना ब्रिज तो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। 135, एबिटडा EPITDA जैसे ही अक्सर वित्तीय समाचारों में देखा जाता है को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ठीक है, कंपनी की समग्र वित्तीय प्रगति को देखने के लिए जो है एबिटा का प्रयोग किया जाता है। 136, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो भारत में विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, एकमात्र यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है ये? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि चित्रकूट। 137 क्वेश्चन, गोजातीय में, ठीक है, गोजातीय में या फिर में कार्बोहाइड्रेट किण्वन से निम्नलिखित में से किन गैसों का उत्पादन होता है? बोवाइंस जितने भी होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो होता है वो किन गैसेस के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कारण जो है इसमें जो है गैसेस का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम ए इस तरह। नेक्स्ट है हमारा 138 क्वेश्चन और हमें स्टोमेटा के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। पहला क्या है? स्टोमेटा केवल जो है पौधों की पत्तियों में मौजूद होते हैं। नहीं, ये पौधों के अन्य पार्ट में भी जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेम्स हो गए, या फिर ये एक जो ऊपर की जो है एक माइन्यूट लेयर होती है, अपर लेयर होती है, जो कि लीव्स में, स्टेम्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जो है मौजूद होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह पौधों को ऑक्सीजन लेने और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, तो जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ये जो है ये वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पौधों की जल निष्कासन गति को नियंत्रित करता है। ये भी सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद 139 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन किसके अंतर कौन से आर्टिकल के अंदर जो है यहाँ पे दायर की जा सकती है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 137। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। 148 क्वेश्चन, एक असाधारण प्रक्रिया जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए संसद भवन के सामान्य कार्य को अलग रखती है, ये क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये है स्थगन प्रस्ताव या फिर एडजर्नमेंट मोशन, an extraordinary procedure which set aside the normal business of a parliament house for discussing a matter of urgent public importance is called adjournment motion. इसके बाद 141 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा? बिहू। बिहू कहाँ का है? बिहू जो है असम का है। 142 क्वेश्चन, पानी से भरे कटोरे में एक सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है अगर हम पानी में अगर कोई सिक्का डालें, कांच के ग्लास में अगर हम कोई सिक्का डालें तो वो दिखता है कि वो जो सतह से जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये किस कारण से होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है हमें ऐसा प्रतीत होता है।
पर्वो वायरस एक संक्रामक वायरस है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें गंभीर बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो जो पर्वो वायरस है वो जो है कुत्तों में, ठीक है, मतलब कि डॉग्स में जो है ये एक कंटेजियस वायरस है और ये उनको बहुत ही बीमार कर देता है। इसके बाद 144th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है और हमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सी परिस्थितियां तापमान व्युत्क्रम टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए अनुकूल हैं। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है जैसे जैसे हाइट के साथ, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी इंक्रीज होता है, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसके लिए कौन कौन से कारक जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, यस। क्लियर स्काइज होने चाहिए, साफ आसमान होना चाहिए, यस। और स्लो मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों ही कंडीशन जो है फेवरेबल हैं। इसके बाद 145th क्वेश्चन, पहले अशांत और क्षतिग्रस्त परितंत्र को उपनिवेश बनाने वाली पहली प्रजाति क्या कहलाती है? द फर्स्ट स्पीशी टू कॉलोनाइज अ प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड इकोसिस्टम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? पायनियर स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, पायनियर स्पीशीज कहते हैं। तो पायनियर प्रजाति कौन सी होती है? वो जो अगर हमें पहले कोई इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो पहली प्रजाति जो वहाँ पर जो भी आती है उसको हम कहते हैं पायनियर प्रजाति। और ये एक हार्डी सब्सटेंस होता है, वुडी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस जो है पायनियर स्पीशी का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि रॉक्स पे जो है वो उग जाती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं और उन्हें सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को डीकम्पोजर या डेट्रीवोरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कौन कौन से हैं? बी जो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी 1 और 3। फंजाई और बैक्टीरिया को जो है डीकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस के कैटेगरी में रखा गया है। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 147th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 24th जैन तीर्थंकर महावीर के समकालीन है? ठीक है, तो इनके समकालीन कौन कौन है? उदयन है, प्रद्योत हैं और बिंबिसार हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम 148 क्वेश्चन पे आएंगे और यहाँ पे दो हमें लिस्ट दी गई है और हमें उन्हें मैच करना है। तो जो एक्सक्यूज मी, तो जो सेकेंड रॉक एडिक्ट है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मेडिकल सर्विसेज से। इसके बाद 6th रॉक एडिक्ट जो है ये सेल्फ कंट्रोल से, आत्मनियंत्रण से रिलेटेड है। 7th रॉक एडिक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेटेड है। और 13th रॉक एडिक्ट जो है ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। इसके बाद 149 क्वेश्चन, यहाँ पे भी दो लिस्ट दी गई हैं और हमें उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? आत्म उन्नति समिति। ठीक है, आत्म उन्नति समिति जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये जो है ये विपिन बिहारी गांगुली द्वारा जो है यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम श्री संघ को देखें तो ये जो है अनिल राय द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी ये जो है ये सूर्य सेन द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आर्य बांधव समिति जो है ये बाल गंगाधर तिलक इससे एसोसिएटेड थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी 3, 2, 4 एंड 1। 150th क्वेश्चन, कावेरी नदी पर निर्मित मेकेडेटू बांध परियोजना राज्यों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो मेकेडेटू डैम प्रोजेक्ट ऑन द रिवर कावेरी इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, कौन से दो स्टेट के बॉर्डर पर ये जो है स्थित है? ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो है ये स्थित है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Thank you so very much.